डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी परीक्षकों का आज की इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लोग इस समय सामाजिक अध्ययन में जो आपका चैप्टर है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश या प्राकृतिक भाग, उस पर चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है जिसे हम मैदानी प्रदेश कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग जो दूसरा भाग है पठारी प्रदेश, उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटा था, एक तो मैदानी क्षेत्र, दूसरा है पठारी क्षेत्र। तो आज हम लोग पठारी क्षेत्र पर बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो पठारी प्रदेश है ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इसमें प्रदेश के दक्षिण में पठारी भूभाग की उत्तरी सीमा यमुना और गंगा नदी द्वारा निर्धारित है। इसके अंतर्गत झांसी है, जालौन है, हमीरपुर और बांदा जिले की भेजा एवं तरछना तहसीलें हैं। गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्ज़ापुर का भाग तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील इसी क्षेत्र में आती हैं। यह क्षेत्र दक्षिण के पठार का ही प्रसारण है। भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से इसका निर्माण अत्यंत प्राचीन युग, संभवतः कैम्ब्रियन पूर्व काल में अति शुष्क क्षेत्र पर प्रवाहमान समुद्री निक्षेप द्वारा हुआ। पठार की ऊंचाई सामान्यतः 300 मीटर से अधिक नहीं है, परंतु बहुत कम स्थलों पर यह लगभग 450 मीटर से अधिक है। मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनपार की जो पहाड़ियाँ हैं वो लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं। ये पहाड़ियाँ सोन नदी के उत्तर में मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र ज़िले से होकर गुजरती हैं। और बांदा ज़िले की करवी तहसील में विंध्य पर्वत श्रेणियाँ हैं। इस क्षेत्र की अगर ढाल जो है की बात करें तो सामान्यतः उत्तर पूर्व की ओर है। बेतवा और केन नदियाँ जो बुंदेलखंड से होकर बहती हैं, यमुना नदी में दक्षिण पश्चिम में आकर मिलती हैं। और अगर हम इसके अगर भी उपविभाग करें तो इसको भी हम दक्षिणी प्रदेश पठारी प्रदेश को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। इसमें एक तो है बुंदेलखंड और दूसरा है बघेलखंड। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र के भू आकारों में मौलिकता पाई जाती है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में भू आकारों में मौलिक रूप से काफ़ी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा गहरी, संकरी एवं ऊबड़ खाबड़ घाटियों का निर्माण किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान यहाँ का 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड एवं शीत ऋतु में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। मानसूनी हवाओं से यहाँ वर्षा होती है, जिसकी मात्रा 100 सेंटीमीटर रहती है। वर्षा यहाँ कम होती है। जो बुंदेलखंड का जो पठारी प्रदेश है यहाँ कम वर्षा होती है। बुंदेलखंड की जो नदी घाटियों के प्रदेश में काली एवं दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो अनुपजाऊ है। यहाँ पर बहुत अच्छी फसल नहीं पैदा होती है, केवल दलहनी फसलें यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इस प्रदेश में मानसूनी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इसमें ढाक है, शीशम है, साल है, बांस आदि के वृक्ष काफ़ी सघन रूप में पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर सीढ़ीनुमा वृक्ष भी बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों की लकड़ी भवन निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त है। इन वनों से ज़्यादातर लाख है, गोंद है, कत्था है, शहद एवं विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ सहायक उत्पाद के रूप में प्राप्त की जाती हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास के मैदान स्थित हैं। कांस नामक घास बहुतायत में यहाँ पर पाई जाती है इस बुंदेलखंड क्षेत्र में। दूसरा इसका जो बघेलखंड का क्षेत्र है, ये मिर्ज़ापुर ज़िले का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। इस भूभाग की औसत ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं। बघेलखंड का जो पठारी प्रदेश विभिन्न स्थानों पर अत्यंत कटा-फटा है। यहाँ बहने वाली नदियों ने सकरी घाटियों का निर्माण किया है। सोन इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। इस क्षेत्र में जलवायु की दशाएं बुंदेलखंड के समान हैं तथा प्राकृतिक वनस्पति भी बहुतादाद से पाई जाती है। नदियों द्वारा अपर्दित क्षेत्रों में छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जबकि पार्श्ववर्ती भागों में बांस बहुतायत से मिलते हैं। वनों की उपलब्धता के कारण लकड़ी काटने का कार्य बहुतायत से किया जाता है।
साथ ही पशुपालन भी यहाँ पर होता है। अगर दक्षिणी पठारी प्रदेश की अगर हम कृषि की बात करें तो इस भाग में किसान, ये जो कृषि है, कृषि की अगर बात करें तो इस भाग में किसान गेहूँ, चावल, राई, अलसी आदि की पैदावार मुख्य रूप से करते हैं। बरसात में पठारों पर ज्वार है, बाजरा है, तिल तथा दालों की फसलें उगाई जाती हैं। चंबल की घाटी में बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें खट्टे रसीले फलों की बाग प्रमुख हैं। और उद्योग धंधों की अगर यहाँ पर बात करें तो सीमेंट के कारखाने, कालीन है, टेरीकॉट के कपड़े हैं, पान है तथा पत्थर का काम और कृषि उपज आधारित उद्योग यहाँ पर लगाए गए हैं। जनजीवन की बात करें तो यहाँ के गांव दूर दूर बसे हैं। पठारी जो पश्चिमी पठारी भाग है इसमें ब्रज व बुंदेली तथा पूर्वी पठारी भाग में भोजपुरी बोली बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ की अगर नगरों की बात करें तो जैसे झांसी है, महोबा है, जालौन है, ललितपुर है, बांदा है, सोनभद्र आदि प्रमुख नगर हैं। और थोड़ा अगर हम विस्तृत में अगर नगरों के बारे में बात करें तो यहाँ पर पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के नगरों की अगर बात करें तो देखेंगे ये जो ताजमहल का नगर आगरा जिसको बोलते हैं, आगरा जो है सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसको मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को देखने के लिए विश्व के प्रत्येक देश से पर्यटक आगरा आते हैं। यह इमारत विश्व की धरोहर है। यहाँ एक किला भी है। किले के प्रवेश द्वार पर अमर सिंह राठौर की घोड़े पर बैठी पत्थर की प्रतिमा लगी है। आगरा से कुछ दूरी पर एक प्रसिद्ध स्थान है फतेहपुर सीकरी। इसे मुग़ल बादशाह अकबर ने बसाया था। यहाँ का बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल एवं शेख सलीम चिश्ती की दरगाह प्रसिद्ध है। और आगरा में दयालबाग का प्रसिद्ध राधा स्वामी मंदिर भी है। और आगरे का पेठा है, दाल मोठ है, बहुत ही पसंद की जाती हैं। यहाँ का चमड़ा उद्योग भी प्रसिद्ध है। इसके बाद अगर पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की हम नगरों की बात कर रहे हैं तो ये अपना ये औद्योगिक नगर कानपुर भी यहीं पर उत्तर प्रदेश में है। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक नगर है। अब कानपुर को 2 ज़िलों में बांट दिया गया है, एक तो कानपुर नगर के नाम से और एक कानपुर देहात के नाम से है। कानपुर शहर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर के नाना राव पार्क में एक मेमोरियल बेल कुआं है। इसी स्थान पर कुछ दूरी पर तात्या टोपे ने अंग्रेज़ों को पराजित किया था। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय तथा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसमें तरह तरह के पशु पक्षी भी, यहाँ पर चिड़ियाघर भी है जिसमें तरह तरह के पशु पक्षी भी हैं। लोग प्रायः चिड़ियाघर में मनोरंजन के लिए आते हैं। कानपुर में सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है तथा चमड़े के सामान बनाने के बड़े बड़े कारखाने हैं। यहाँ मिलों और हथकरघों पर सूती वस्त्र बनाए जाते रहे हैं। यहाँ लोग बड़ी संख्या में कारखानों में काम करते हैं। नवाबों का नगर लखनऊ अगला जो नगर है, नवाबों का नगर लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। यह गोमती नदी के किनारे बसा है। यहाँ अपने राज्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी है। विधान भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री और विधानसभा के जो सदस्य हैं वो बैठते हैं। लखनऊ में कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। इनमें रेजिडेंसी है और रूमी दरवाज़ा, छोटा और बड़ा इमाम बाड़ा प्रमुख हैं। बड़े इमाम बाड़े में भूल भुलैया भी है। इन्हें अवध के नवाबों ने बनवाया था। यहाँ चौड़ी सड़कें और पार्क लखनऊ की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में हज़ारों लड़के लड़कियाँ पढ़ने आते हैं। लखनऊ स्थित चिकित्सा विश्वविद्यालय तथा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान चिकित्सा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के बड़े केंद्र भी हैं। यहाँ चिड़ियाघर है जिसमें देश विदेश के पशु पक्षी रखे गए हैं। लखनऊ में एक स्थान है कुकरैल। यहाँ सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। इन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ की जो चिकन की कढ़ाई प्रसिद्ध है। कुटीर उद्योग के रूप में चिकन की कढ़ाई अनेक घरों में होती है। लखनऊ अपने नवाबों और मुगलई
पकवानों के लिए भी देश विदेश में प्रसिद्ध है। और अगला अगर बड़े नगर की, उत्तर प्रदेश में हम बड़े नगर की बात करें तो बनारस, जो घाटों की नगरी कही जाती है, घाटों की नगरी वाराणसी। वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। यहाँ गंगा के किनारे बने घाटों के लिए यह प्रसिद्ध है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। वाराणसी का हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, और वो भी लोगों की सहायता से की थी, चंदा लेकर के। बनारस में 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक रमणीक स्थान है सारनाथ। यहाँ पर एक पुराना स्तूप है। सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सारनाथ में बुद्ध के अनेक स्तूप हैं। यहाँ पर श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान देशों द्वारा बनवाए गए मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय है जिसमें बहुत सी मूर्तियाँ रखी गई हैं। यहाँ सम्राट जो अशोक के 4 सिंगों वाला स्तंभ भी रखा गया है। वाराणसी में जरी और रेशम के काम के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां और तबला वादक किशन जी महाराज वाराणसी के ही रहने वाले थे। अगला जो प्रमुख नगर है उत्तर प्रदेश का वो है इलाहाबाद। इसको संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से अब इसका नाम प्रयागराज भी हो गया है। प्रयागराज के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। संगम पर हर वर्ष माघ में मेला लगता है। प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ और 12 वर्ष पर यहाँ पर महाकुंभ मेला लगता है। देश विदेश से लाखों लोग इस मेले में आते हैं। संगम के किनारे सम्राट अकबर द्वारा बनवाया हुआ किला भी स्थित है। इलाहाबाद पुराने समय से शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहीं पर प्रदेश का उच्च न्यायालय एवं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थित है। इलाहाबाद नगर के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। इस पार्क को अब आज़ाद पार्क कहा जाता है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की विशाल मूर्ति लगाई गई है। इसी पार्क में इलाहाबाद संग्रहालय द्वारा और एक प्राचीन सार्वजनिक पुस्तकालय भी है। इलाहाबाद में आनंद भवन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आनंद भवन से ही लगा हुआ तारघर है। यहाँ के अमरूद पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा अगर हम अब इस पूरे क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश की सारांश रूप में अगर हम इसको देखें तो हमें अध्ययन रखने के लिए मुख्य रूप से है कि ये उत्तर प्रदेश जो है 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। दूसरी मुख्य चीज़ ध्यान देने वाली है इसकी जो सीमाएं हैं, उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड, पूर्व में बिहार, पश्चिम में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तथा दक्षिण में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में झारखंड प्रदेश की सीमाएं इससे मिलती हैं। और अगला पॉइंट इसमें हमने जो मेन में रखा है, उत्तर वैदिक काल में इस प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश के या मध्य देश के नाम से ये प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र पर ही रामायण और महाभारत की कथा आधारित है। और अगला पॉइंट इसका जो महत्वपूर्ण है, जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि ये बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो इसमें आप बता सकते हैं कि सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। एवं उत्तर प्रदेश के ही एक जो कुशीनगर जिला जनपद है, इसमें उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। और अगला पॉइंट है, अंग्रेज़ों ने आगरा और अवध नामक 2 प्रांतों को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया, जिसे 1935 में संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया था। और 1950 में ये संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। प्रदेश की लगभग 66% जनता कृषि का मुख्य व्यवसाय जो कृषि है। और यहाँ पर जो मुख्य नदियाँ हैं उनमें गंगा है, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, गोमती, टोंस, बेतवा, काली, चंबल, सिंध, केन, सोन राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। और इसके अलावा अन्य जानकारी भी हमें
निर्माण इसकी अगर निर्माण की बात करें, निर्माण तिथि 26 जनवरी 1950। और इसके अन्य राजकीय प्रतीकों की अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि राजकीय प्रतीक, राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो सारस है। राजकीय पुष्प की तो बात करें तो ये पलाश है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। और राजकीय नृत्य यहाँ का कथक है। और क्षेत्रफल यहाँ का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसमें वन क्षेत्र जो है 6.09%। कुल क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का जो है वो इतना 6.09% वन क्षेत्र है। और यहाँ की राजधानी लखनऊ है। और यहाँ की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के आधार पर 19,95,81,477 है। और दशकीय वृद्धि दर जो है जो वो 2011 की जनगणना के आधार पर ही है 20.90%। और जनसंख्या जो घनत्व है वो भी 2011 के अनुसार 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात जो यहाँ का 2011 के वो है 912 व्यक्ति 1000 प्रति स्त्रियों पर, 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियाँ। और साक्षरता की दर है 67.07%। और यहाँ पर मुख्य जो भाषा है वो हिंदी और उर्दू बोली जाती है। और पड़ोसी राज्य आपको बताए थे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद, जिसकी खंडपीठ लखनऊ है। और यहाँ पर जो एशिया का ये सबसे बड़ा ये उच्च न्यायालय है, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। और यहाँ की अगर हम विधानसभा की बात करें तो ये यहाँ पर द्विसदनात्मक विधानसभा है। एक तो विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। इसमें विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 403 है। और एक यहाँ पर एंग्लो इंडियन का चयन किया जाता है। और लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की भी सीटें आती हैं। और यहाँ पर हम ज़िलों की अगर बात करें तो 75 ज़िले और 18 मंडल में ये पूरा प्रदेश बांटा गया है। ये इसके जो अन्य मुख्य आंकड़े हैं वो हैं। इसके अलावा हम अगले चैप्टर में आगे बात करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।